नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हमारे साहित्य निर्माता श्रृंखला का 15वां सत्र है और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन की। पिछले दो सत्रों से हम प्रगतिवादी कवियों पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने केदारनाथ अग्रवाल के जीवन और कृति परिचय पर चर्चा की, उसके बाद हमने नागार्जुन के कृति और जीवन परिचय पर चर्चा की और आज हम तीसरे प्रगतिवादी कवि यानी त्रिलोचन के काव्य पर, उनकी चेतना पर, उनके साहित्यिक योगदान पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कवि का जीवन परिचय। कवि का जन्म यानी त्रिलोचन का जन्म 20 अगस्त 1917 को हुआ। इनका जन्म स्थान था चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में कवि त्रिलोचन का जन्म हुआ, सुल्तानपुर नामक स्थान के चिरानी पट्टी नामक जगह पर। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इनकी सारी की सारी शिक्षा अधिकांशतः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई और इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी, यानी अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया। लाहौर से इन्होंने संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और यही कारण है कि त्रिलोचन को त्रिलोचन शास्त्री के नाम से जाना जाता है। इनका निधन 9 दिसंबर 2007 में हुआ। अब बात आती है इनकी रचनाओं की। तो सबसे पहले काव्य कृतियों की बात करते हैं। तो काव्य कृतियों में इनका सबसे पहला प्रथम कविता संग्रह, प्रथम कविता संग्रह। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों कि कवि का, त्रिलोचन का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है। तो धरती उनका पहला कविता संग्रह है जो सन 1945 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1956 में प्रकाशित हुआ उनका दूसरा कविता संग्रह गुलाब और बुलबुल के नाम से। 1957 में प्रकाशन हुआ तीसरे कविता संग्रह का दिगंत के नाम से। 1980 में ताप के ताए हुए दिन नाम से एक और कविता संग्रह उनका प्रकाश में आया। उसके बाद सन 1980 में ही 7 शब्द नाम से एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। मैं उस जनपद का कवि हूं, जो कि बहुत ही चर्चित रही है पंक्ति साहित्य जगत में। मैं उस जनपद का कवि हूं, इसका प्रकाशन, ये पूरा कविता संग्रह का शीर्षक है दोस्तों, और इसका प्रकाशन हुआ सन 1981 में। उसके बाद 1984 में अर्धान कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। 1985 में तुम्हें सौंपता हूं कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ और 1987 में चैती कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसके बाद 2002 में कवि ने मेरा घर शीर्षक से एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया। 1985 में अनकहनी भी कुछ कहनी है, इसका प्रकाशन हुआ। फूल नाम है एक, ये भी 1985 में ही प्रकाशित कविता संग्रह है। उसके बाद अमोला 1990 में प्रकाशित हुआ और फिर 2004 में प्रकाशित हुआ जीने की कला नाम से कविता संग्रह। अब जिस तरह से हम देखते हैं, अक्सर हमने पिछले सत्र में नागार्जुन पर भी बात की थी कि उन्होंने काव्य कृतियां लिखने के साथ साथ गद्य कृतियों पर भी अच्छी पकड़ बनाई और गद्य कृतियां भी एक से एक बढ़कर लिखी। उसी तरह से त्रिलोचन शास्त्री ने भी काव्य जगत में एक अपना नाम तो बनाया ही, उसके साथ ही गद्य साहित्य की भी श्रेष्ठ कविताएं, श्रेष्ठ रचनाएं हमें दी। तो गद्य कृतियों में सबसे पहले एक कहानी संग्रह की चर्चा आती है जो देशकाल नाम से प्रकाशित हुआ और इसका प्रकाशन हुआ 1946 में। यानी यदि पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिलोचन शास्त्री का कहानी संग्रह है, तो आपको देशकाल को नाम को कंठस्थ कर लेना है जो 1946 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद रोज नामचा एक और गद्य कृति सामने आई, काव्य और अर्थबोध सामने आई। और उसके बाद ये आलोचनात्मक कृतियां हैं दोस्तों, त्रिलोचन शास्त्री की आलोचनात्मक कृतियां। मुक्तिबोध की कविताएं एक आलोचनात्मक पुस्तक के शीर्षक से भी उन्होंने लिखी। तो उसके बाद उनकी एक डायरी भी प्रकाशित हुई दैनंदिनी नाम से। अब बात आती है उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। हिंदी के अतिरिक्त अरबी, फारसी भाषाओं के भी ज्ञाता थे त्रिलोचन शास्त्री। ये एक प्रगतिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से बाजारवाद का भरपूर विरोध किया। 1945 में प्रकाशित धरती
इनका पहला कविता संग्रह है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी त्रिलोचन शास्त्री को खासी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। प्रभाकर, वानर, हंस, समाज और आज जैसी कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। सन 1995 से लेकर 2001 के बीच जन संस्कृति मंच के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। त्रिलोचन ने वाराणसी के ज्ञान मंडल प्रकाशन, एक बहुत बड़ा प्रकाशन संग्रह है जहां से हिंदी प्रकाशन गृह है, जहां से हिंदी साहित्य कोश, शब्दकोश आदि प्रकाशित हुए हैं। तो त्रिलोचन ने वाराणसी के ज्ञान मंडल प्रकाशन संस्थान में भी कार्य किया। वे हिंदी और उर्दू के अनेक शब्दकोशों के प्रकाशन की योजना से भी जुड़े रहे, यानी जो भाषाएं आती थी उनसे उन्होंने भरपूर उनका उपयोग करते हुए अपनी प्रतिभा के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं हमें दी। उन्हें हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। सोनेट क्या है दोस्तों? सोनेट 4 पंक्तियों का 4 पद, जिसे चतुष्पदी भी कहा जाता है, चतुष्पदी, क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं। अंग्रेजी का छंद है सोनेट और उसका बहुत ही खूबसूरती से त्रिलोचन शास्त्री ने हिंदी में प्रयोग किया, इसलिए उन्हें सोनेट का साधक माना जाता है और कुछ लोग उन्हें हिंदी में सोनेट का सूत्रधार भी कहते हैं। इन्होंने इस छंद को भारतीय परिवेश में ढालकर लगभग 550 सोनेट रचे। ताप के ताए हुए दिन पर त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कौन सी कृति पर त्रिलोचन शास्त्री को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ताप के ताए हुए दिन नामक काव्य कृति पर त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे शलाका सम्मान से भी सम्मानित हुए, जो कि साहित्य का एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है। उन्हें उत्तर प्रदेश से महात्मा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब बात आती है कि विद्वानों ने त्रिलोचन के साहित्य के विषय में क्या बात कही है, कौन से विचार व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि मुख्यतः आत्मविश्लेषण के कवि हैं, यानी त्रिलोचन के विषय में लिखते हैं कि उनकी दृष्टि में ये आत्मविश्लेषण के कवि हैं। इसके माध्यम से उन्होंने किसानी जीवन और परिवेश का चित्रण किया है, यानी पहली विशेषता उनके काव्य की हुई कि वे आत्मविश्लेषण के कवि हैं। दूसरी विशेषता हुई कि उनकी कविताओं में किसानी जीवन और परिवेश का खूबसूरती से चित्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें किसान जीवन की रीति नीति, आस्था, विश्वास, आशा निराशा, गरीबी, मुक्ति की कामना आदि के अनगिनत चित्र उरेहे गए हैं। उरेहे यानी चित्रित किए गए हैं, यानी उनके जो काव्य की विषय वस्तु है वो बच्चन सिंह के अनुसार किसानी जीवन के रीति रिवाजों से संबंधित है, उनकी आस्था, उनके विश्वास से संबंधित है, उनके जीवन में जो आशा और निराशा के पल आते हैं और गरीबी का जो संघर्ष वे लोग झेलते हैं और उससे मुक्ति के लिए वो जो प्रयत्न करते हैं, वे उन सब का चित्रण उनके काव्य में हुआ है, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह का मत है। किंवदंती पुरुष त्रिलोचन को बाहर से जानना खतरनाक है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिलोचन को किंवदंती पुरुष किस विद्वान ने कहकर पुकारा है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने उन्हें किंवदंती पुरुष कहकर के पुकारा है। तो उन्होंने कहा है कि त्रिलोचन को बाहर से देखकर यदि हम उनके व्यक्तित्व के विषय में अनुमान लगाएं तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वे बाहर से देखने में जितने कठोर और खतरनाक दिखाई देते हैं, अंदर से वे उतने ही कोमल हृदय के धनी हैं। तो उन्हें जानना हो, इसलिए बच्चन सिंह लिखते हैं कि यदि उन्हें वास्तव में उनकी शख्सियत को गहराई से जानना हो, भीतर से जानना हो, उसके वास्तविक रूप का साक्षात्कार करना हो, तो हमें उनकी रचनाओं से जानना चाहिए। यानी उन्हें जानना हो तो उनकी रचना से जानो, यानी वे कवि के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में अपने वास्तविक व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं, वास्तविक व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं। देखने में वे भिन्न दिखाई देते हैं, रचनाकार के रूप में उनकी शख्सियत बिल्कुल अलग है। आगे चलते हैं। अब बात आती है हिंदी साहित्यकोश भाग 2 की। हिंदी साहित्यकोश भाग 2 कहता है कि त्रिलोचन की कविताओं का कैनवास विस्तृत है। कैनवास विस्तृत होने का मतलब है कि उनकी जो विषय वस्तु है वो बहुत व्यापक है। किसी एक विषय पर सीमित होकर उन्होंने काव्य सृजन नहीं किया, बल्कि जीवन से जुड़े भिन्न भिन्न स्थितियों, दशाओं, रीति रिवाजों, संस्कृति, राजनीति, इन सब से जुड़े हुए विषयों को उन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया है। फिर कहाँ कहाँ है? मानव है।
मानवीय जीवन में जो अभाव हैं, जो कमियां हैं, उनसे जूझता हुआ मनुष्य है, मानवीय संवेदनाएं हैं और मानवीय मूल्यों के प्रति उनका सहज लगाव है। वे सही माने में विश्व मानव की मंगलाशा के रचनाकार हैं। साहित्य कोश उन्हें क्या कहता है? विश्व मानव की मंगलाशा के रचनाकार। इसका मतलब हुआ कि वे केवल किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म या देश से या प्रांत से या भाषा से नहीं बंधते, वे पूरे विश्व के मनुष्य के कल्याण की बात करते हैं। इसीलिए उन्हें कहा गया है विश्व मानव की मंगलाशा, यानी उनके कल्याण की आशा की अभिव्यक्ति करने वाले रचनाकार। जीवन की रंगीनी में डूबने की अपेक्षा वे उसके अभावों का चितेरा बनना पसंद करते हैं, यानी उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जीवन की रंगीनियों, उनकी आनंददायक स्थितियों का चित्रण नहीं किया है, बल्कि उस कड़े हुए यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत किया है जो जीवन के वास्तविक रूप को अभिव्यक्त करता है, जिसमें मनुष्य के अभावों से जूझते हुए चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने हिंदी कविता को उन लोगों की कविता स्वीकारा है जो श्रमजीवी हैं, यानी उनकी दृष्टि में जो श्रमिकों की जो चेतना है वो उनकी काव्य की आत्मा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हिंदी कविता जो है वो श्रमजीवियों की चेतना है, और यही कारण है कि वे प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं। और कौन से श्रमजीवी? जो अभावों से जूझकर भी अपराजय हैं, यानी अभावों से जूझते हैं, समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन फिर भी अपराजय हैं, यानी पराजय स्वीकार नहीं करते, निराश नहीं होते, जो जुझारू प्रवृत्ति के हैं, उनको उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। उनके गीत पैदल चलने वालों के गीत हैं, भूखे रहने वालों के गीत हैं। धरती के रचनाकार होने के नाते उनमें प्रकृति सौंदर्य की परख भी है और सामाजिक संचेतना का आग्रह भी, यानी वो सामाजिक यथार्थ को भी अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन प्रकृति की सुंदरता से भी मुंह नहीं मोड़ते। कहीं कहीं वे प्रकृति सौंदर्य को अभिव्यक्त करते हैं, तो ज्यादातर वे सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। जनजीवन के भविष्य में उन्हें आस्था है, वे विश्वास लेकर चलते हैं कि जनजीवन जो है उसका भविष्य उज्जवल है। वे उस दृष्टि से निराश नहीं है। वे जेठ की लू से घबराते नहीं है। जेठ की लू यानी गर्मी, जो प्रचंड गर्मी का जो महीना है जिसे हम अंग्रेजी में जून कहते हैं, जून की लू से यानी तपिश से घबराते नहीं है। इसका व्यंजित अर्थ क्या हुआ? इसका व्यंजित अर्थ है कि जिंदगी की समस्याओं से, उसके संघर्षों से वे घबराकर पीछे नहीं हटते, यानी उन सारी समस्याओं से जूझते हैं और उनके समाधान निकालने का प्रयत्न करते हैं। अपितु तो कोयल की पंचम तान से तपिश को दूर करना चाहते हैं, और वे क्या चाहते हैं कि संघर्ष को दूर किया जाए। कैसे? कोयल की पंचम तान से, यानी प्रकृति सौंदर्य में डूबकर वे इस तपिश को दूर करना चाहते हैं, उसे भूल जाना चाहते हैं। जिंदगी की कड़वाहट से उन्हें प्रेम है, क्योंकि वे जीवन के कटु यथार्थ के चित्रकार हैं। उनकी साहित्य में यही यथार्थवादी अभिव्यक्तियां अधिक हुई हैं। वे तो जन्म से ही विष पाई हैं। विष पाई यानी विष पीने वाले, साफ शाब्दिक अर्थ हुआ विष पीने वाले। लेकिन यहाँ कौन से विष की बात की जा रही है? जो जीवन में समस्याएं हैं उनके विष को पीने वाले साहित्यकार हैं त्रिलोचन शास्त्री। इसलिए उन्हें जिजीविषा प्रधान कवि कहा जा सकता है, यानी उनकी जो जीवनी शक्ति है वो बहुत ही प्रबल और सशक्त है। आगे साहित्य कोश लिखता है, त्रिलोचन का महत्व उनके सोनेट्स के कारण है, कि सबसे ज्यादा लोकप्रियता साहित्य जगत में त्रिलोचन को क्यों हुई? क्योंकि उनके सोनेट्स ने हिंदी साहित्य जगत की जो काव्यधारा थी उसमें एक नई परंपरा की शुरुआत की, और वो थी सोनेट्स लिखने की परंपरा। आत्मपरक होने पर भी इनमें विषय वैविध्य है, यानी उनके जो सोनेट्स हैं वे आत्मपरक हैं, यानी उनके निजी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, लेकिन फिर भी उनमें केवल हर जगह निजीपन ही नहीं है, उनमें विषय की विविधता भी दिखाई देती है। व्यक्तिगत रोमानी से लेकर, यानी व्यक्तिगत प्रेम की जो भावानुभूतियां हैं उनसे लेकर के समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, विश्व की समस्याओं से के विषय में भी उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं। इन सोनेट्स में इन सब विषयों की अभिव्यक्ति की गई है। यही कारण है कि साहित्य कोश कहता है कि इनके सोनेट्स में आत्मपरकता की प्रवृत्ति दिखाई देती है, लेकिन फिर भी विषयगत विविधता है, व्यापकता है। आत्मालोचन और परालोचन दोनों का स्वर इनमें दिखाई देता है। उनके सोनेट्स की और क्या विशेषता है कि आत्मालोचन, वो अपने आप को भी देखते हैं, अपना भी
दर्शन करते हैं, अपनी निजी अनुभूतियों को भी अभिव्यक्त कर, लेकिन उसके बाद वे समाज को नजरअंदाज नहीं करते, वे परालोचन भी करते हैं, यानी दूसरों की पीड़ाओं को भी अपने भीतर महसूस करते हैं, उन्हें देखते हैं। लोचन मतलब देखना, पर यानी दूसरे, यानी समाज की अभिव्यक्ति, सामाजिक यथार्थ की भी अभिव्यक्ति है, तो उनकी स्वयं की भावनाओं की भी, भावानुभूतियों की भी सुंदर अभिव्यक्ति इनके साहित्य में हुई है। हास्य व्यंग्य का समावेश भी इनमें है और इनकी कुछ कविताएं हास्य व्यंग्य का भी उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करती हैं। उनके सोनेट्स में आत्मदैन्य का प्रकाशन है, दार्शनिकता है, और क्या क्या विशेषताएं हैं उनके सोनेट्स की, उसमें आत्मदैन्य है यानी अपनी दीनता की अभिव्यक्ति है, दार्शनिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है, समष्टि सुख की आकांक्षा है यानी समस्त पूरे समाज के सुख की कामना वहां की गई है, और इंसानियत का सशक्त स्वर यहां पर उभर कर सामने आया है, यानी मानवतावादी मूल्यों जिनकी बात पहले हम कर चुके हैं, वे मानवतावादी मूल्य उनके साहित्य में प्रबल रूप में दिखाई देते हैं। उनकी कविता की विशेषता है कि वे जीवन की उलझनों, समस्याओं के बीच भी कला का निखार करते चलते हैं, यानी समस्याओं, उलझनों यानी जीवन की कड़वाहटों को भी वे अत्यंत कलात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे जीवन को फूल मानते हैं और गीतों को जीवन का इत्र मानते हैं, यानी जीवन जो है वो एक पुष्प की तरह है, और पुष्प का महत्व जिस तरह से उसकी सुगंध से होता है, उसी तरह से जीवन की जो सुगंध है वो उसके गीतों में बसती है। अन्याय और उत्पीड़न ने उन्हें, उनकी कविताओं को परिधियों से मुक्त किया है। उन्होंने समाज में जिस कटु यथार्थ को देखा है दोस्तों, तो यहाँ इस पंक्ति के द्वारा ये कहा गया है कि उन्होंने शोषितों की पीड़ा को भी देखा है। शोषक समाज के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, उस अन्याय को उन्होंने देखा है और महसूस भी किया है, उस पीड़ा को अपने भीतर। तो उनकी, इसलिए उनकी जो कविता है वो किसी वर्ग विशेष तक सीमित होकर के नहीं रह गई है, बल्कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है। उसमें संपूर्ण समाज यानी संपूर्ण मानव, विश्व का मानव वहां अभिव्यक्ति पा सका है। त्रिलोचन का रचनाकार विश्व नागरिक है, इसलिए साहित्य कोश कहता है कि त्रिलोचन एक रचनाकार के रूप में कौन है, वो केवल भारतीय नागरिक नहीं है, न केवल श्रमिक वर्ग के अभिव्यक्ति करता है, बल्कि वे विश्व नागरिक हैं, क्योंकि उनके साहित्य में विश्व चेतना की, संपूर्ण विश्व की मानव जाति की पीड़ाओं को अभिव्यक्त किया गया है, उनके संघर्षों को अभिव्यक्त किया गया है, और उन जीवन मूल्यों की स्थापना का प्रयत्न किया गया है जो संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। विश्व मानव की पीड़ा, संत्रास और दीनता को उन्होंने महसूस किया है, और इसी के निवारण के लिए कविता का अस्त्र ग्रहण किया है, यानी कविता उनके लिए एक अस्त्र है जिसके माध्यम से वो विश्व मानव के कल्याण का प्रयत्न करते हैं, उनकी पीड़ाओं को अभिव्यक्त करते हैं, ताकि सभी का ध्यान उन विश्व मानव की पीड़ाओं और उनकी यातनाओं पर केंद्रित हो सके। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने त्रिलोचन के साहित्यिक चेतना पर बात की, उनके जीवन परिचय को जाना, उनके प्रमुख जो बिंदु हैं जीवन से संबंधित, उनके विषय में बात की, और जितने भी उनके विषय में चर्चित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, उनकी भी हमने चर्चा की। उनके साहित्यिक योगदान को भी हमने अच्छी तरह से जाना। तो उम्मीद करती हूं कि अन्य सत्रों की तरह ये सत्र भी आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।